हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सीरीज, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों मैथ्स पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल से मैथ्स पेडागोजी को कंप्लीट रूप से तैयारी कर लिया है तो निश्चित ही आज के इस क्लास में हम जो भी क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को बनाता जाइएगा वन शॉट के रूप में, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी नज़दीक है। इसके साथ ही दोस्तों हमने मैथ्स का महामैराथन क्लास कंप्लीट करा दिया है, इसके साथ ही हमने साइंस का भी महामैराथन कंप्लीट करा दिया है, जिसमें आपको मैथ्स और साइंस को पूरा कंप्लीट डिटेल से बिल्कुल जीरो लेवल से हमने आपको सिखा दिया है। तो आप वहां से जाकर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास को हम बिल्कुल वन शॉट के रूप में लेके चलेंगे। तो आप सभी हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करते जाइएगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना, या फिर गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों की विचार प्रतिक्रियाओं का गणितीकरण करना। तो फिर बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा जो है गणितीय शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन बी में क्या दिया है कि देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना। ठीक है, गणितीय सीखना कहने का मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ रोजगार पाना ऐसा हम नहीं कह सकते। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब देखिए इसमें जो है कई बच्चे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूज होंगे। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मक कौशल का विकास करना। ठीक है, ये तो आपका कहीं ना कहीं गणितीय कौशल का होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया दोस्तों, बच्चों की विचार प्रतिक्रियाओं का गणितीकरण करना। तो इन दोनों ऑप्शन में आपका ज़्यादा सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है कि अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मक कौशल का विकास करना। उसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है कि बच्चों की विचार प्रतिक्रियाओं का गणितीकरण करना। मतलब ये आपका संख्यात्मक कौशल जो है वो ऑलरेडी इसमें समाहित हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इसी प्रकार हम देखते चलेंगे हर एक क्वेश्चन को। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है कि शिक्षा का बैंकिंग मॉडल निम्नलिखित में से किसके लिए अच्छा है। देखिए आपका क्या दिया ऑप्शन, सृजनात्मक सोच, ज्ञान की समझ, ज्ञान की प्राप्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निश्चित ही आप सभी से बनना चाहिए हर एक क्वेश्चन, क्योंकि हमने मैथ्स के पेडागोजी सेक्शन में सभी प्रकार के मॉडल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या बोला दोस्तों, आपका बैंकिंग मॉडल। अब देखिए कभी भी अगर आपका बैंकिंग मॉडल आ जाए तो बैंकिंग मॉडल किस पर आधारित होता है, ये होता है आपका रटने पर आधारित होता है। ठीक है, रटंत प्रणाली पर आधारित होता है। तो रटना यानी कि सृजनात्मक सोच पर आपका सोच को विकसित करना, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ज्ञान की समझ, ठीक है, आपका ये जो समझने से भी किसी प्रकार से संबंध नहीं है। देखिए उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया दोस्तों, आपका ज्ञान की प्राप्ति। अगर आप किसी चीज को रटते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसमें जो है समझ का निर्माण नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि शिक्षण अधिगम संसाधन जियोजेब्रा का उपयोग खाली स्थान द्वारा नहीं किया जा सकता। देखिए आपका ऑप्शन है अस्थिबाधित, श्रवण दोष युक्त एवं वाणी दोष युक्त व्यक्तियों में, या फिर दृष्टि बाधित, या फिर लड़कियों में। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, उसके लिए हमने मैथ्स पेडागोजी का काफ़ी सारा वीडियो बनाया हुआ है, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए उन सभी वीडियो को जा करके देख सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। देखिए इसमें क्या दिया है कि
अधिगम संसाधन जियोजेब्रा का उपयोग। अब देखिए जियोजेब्रा होता क्या है, तो जियोजेब्रा दोस्तों आपका एक प्रकार का गणितीय सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें हम ज्यामिति, बीजगणित या फिर ग्राफिकी, सांख्यिकी आदि जो भी गणित का प्रोग्राम है इन सभी को हम सीखते हैं, ठीक है। मतलब ये जियोजेब्रा क्या हो जाता है दोस्तों, ये होता है आपका एक प्रकार का गणितीय सॉफ्टवेयर। अब देखिए गणितीय सॉफ्टवेयर है, मतलब इसका मतलब हमें जियोजेब्रा सीखने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा दोस्तों, हमें कंप्यूटर या फिर टीवी वगैरह का यूज करना पड़ेगा, मतलब दृश्य सामग्री का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो नहीं किया जा सकता, ठीक है, कौन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया, अस्थि बाधित, तो इस प्रकार से तो ये होगा नहीं, मतलब अस्थि बाधित कहने का मतलब दोस्तों आपका हड्डी वड्डी से कमजोर होना, ठीक है। उसका देखिए आपका क्या दिया दोस्तों, श्रवण दोष युक्त एवं वाणी दोष युक्त व्यक्तियों में, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, दृष्टि बाधित, ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर, क्योंकि जियोजेब्रा क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर से हमें अगर गणित सीखना है तो उसको हमें सिर्फ और सिर्फ देखने की जरूरत होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि गणित के पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में अभ्यास प्रश्नावली अंत में होती है, इसके पीछे की अवधारणा क्या है। देखिए आपका ऑप्शन है सीखने के अवसर को बढ़ाना, एकाग्रता को बढ़ाना, समय का उपयोग या फिर मजा और आनंद देना। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि प्रत्येक अध्याय में अभ्यास प्रश्नावली जो होती है वो जो है हमेशा अंत में होती है। अब क्यों होती है दोस्तों, इसके पीछे की अवधारणा क्या है, तो देखिए इसमें आपका देखिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, मजा और आनंद देना, तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है अगर हम गणित में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो इससे जो है किसी भी बच्चे को आनंद नहीं आता, वो जो है अक्सर इससे बचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, समय का उपयोग, तो ये आपका समय का उपयोग ऑप्शन भी होगा नहीं। उसके बाद देखिए एकाग्रता को बढ़ाना, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सबसे उपयुक्त और सबसे उचित आपका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीखने के अवसर को बढ़ाना, ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फिर चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया है, अंक गणित श्रृंखला के सूत्र को समझाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। देखिए क्या दिया आपका ऑप्शन, केवल निगमनात्मक विधि, केवल आगमनात्मक विधि, केवल विश्लेषणात्मक विधि या फिर एक और दो दोनों, ठीक है। तो कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंक गणित श्रृंखला को, ठीक है, हमें अंक गणित श्रृंखला के सूत्र को समझाना है। अब देखिए अंक गणित में हम जनरली सूत्र को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, मान लीजिए एक सूत्र मैं लेता हूँ, ये हो जाएगा दोस्तों आपका a माइनस बी का ये होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों आपका, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ये होता है दोस्तों आपका 2ab। मतलब यहाँ पर देखिए एक सूत्र है, उसको हमने क्या किया दोस्तों, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, अलग अलग खंडों में उसको हमने विभाजित कर दिया। तो अलग अलग खंडों में विभाजित करके सीखना ये आपका किस विधि के अंतर्गत आता है, तो ये आता है दोस्तों आपका विश्लेषण विधि के अंतर्गत, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका विश्लेषण विधि, जिसमें हम अलग अलग खंडों में बांट करके सीखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों परिकल्पना में परिशुद्धता विकसित करना। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर गणित को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, ये हमें बोला गया है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या है, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार, ठीक है। तो हम कभी भी प्राथमिक स्तर के बच्चों को रोजगार के लिए नहीं पढ़ाते, ठीक है, ना कि उसको हम रोजगार पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं प्राथमिक स्तर में। देखिए उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, तो ये भी आपका होगा नहीं, ठीक है, आपका ये रोजगार नहीं होगा, तो आपका ये प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और ये तैयारी कराना वाला ऑप्शन भी होगा नहीं। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है,
गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, तो ये आपका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हमें किसी भी बच्चे को अगर गणित सिखाना हो तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना ही सबसे जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को रैंक सौंपना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता आधार को समझना, या फिर छात्रों को उनके स्कोर के अनुसार लेबल करना, या फिर रिपोर्ट कार्ड में अंकन पास या विफल। ठीक है, तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान से प्रश्न है। अगर आपने हमारा सभी क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है तो आज का ये जो हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल विद इन सेकेंड बनेंगे। तो दोस्तों आपका पेडागोजी सेक्शन जो है, चाहे आपका गणित का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, बहुत ही आसान होता है। बस आपको उसको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा आपको तर्क करना पड़ता है, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को समझना होता है। फिर वो क्वेश्चन आपका चाहे कितना भी बड़ा हो, ठीक है, बिल्कुल आसानी से बनेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आपका ये छात्रों को रैंक सौंपना, मैंने आपको पॉजिटिव टैग वर्ड, निगेटिव टैग वर्ड क्या होता है ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। आप चाहो तो उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हो। ठीक है, मतलब बच्चों को रैंक देना आपका निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। अब अगर हमें बच्चों को रैंक नहीं देना तो उनके स्कोर के अनुमान लेवल भी हमें नहीं करना। ठीक है, मतलब हमें उसको बच्चों को जो है स्कोर प्रदान नहीं करना कि भाई तुम्हारा इतना स्कोर है, इस बच्चे का इतना स्कोर है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या दिया है कि रिपोर्ट कार्ड में अंकन पास या फिर विफल। ठीक है, मतलब हमें बच्चों को किसी भी प्रकार का रिपोर्ट कार्ड नहीं देना। उससे क्या होता है दोस्तों, जिस भी बच्चे का अगर अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर किसी बच्चे का कम नंबर आ जाए तो वह बच्चा जो है हतोत्साहित होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपका जो है निगेटिव के अंतर्गत आ जाएगा। ये तीनों ऑप्शन होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मतलब संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता आधार को समझना। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के इस सेशन का। देखिए क्या दिया दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन इस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं होना चाहिए। देखिए आपका ऑप्शन है गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्या का जवाब देने में, या फिर तर्क कौशल का विकास, या फिर गणितीय अवधारणाओं की समझ। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बच्चे जो है गणित में क्या सीखते हैं, हमें इसका आकलन करना चाहिए। ठीक है, और इसका आकलन किस पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए गणितीय भाषा का विकास। ठीक है, अगर किसी बच्चे में गणितीय भाषा का विकास हो रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा। ठीक है, ये तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा। उसके बाद देखिए आपका और क्या दिया दोस्तों, तर्क कौशल का विकास। ठीक है, यहाँ पर जो है बच्चों में तार्किक क्षमता का भी विकास होगा, मतलब ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार गणितीय अवधारणाओं की समझ। ठीक है, देखिए तर्क करना, विकास होना, या फिर समझ का विकसित होना, ये सभी क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, ये सभी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। देखिए उसके बाद इसमें क्या दिया आपका ऑप्शन नंबर बी में कि गणित की समस्या का जवाब देने में। ठीक है, गणित की समस्या का जवाब देने में, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमें गणित का जो है आकलन किस प्रकार से नहीं करना है कि गणित की समस्या का हमें बच्चों से सही सही जवाब मिल जाए, हमें इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल अंतिम प्रयास की ओर अग्रसर होते हुए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है, 3 से 4 दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो बिल्कुल अंतिम प्रयास के तौर पर इसको लीजिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। देखिए आपका ऑप्शन है प्रोजेक्ट, अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग, या फिर ओपन एंडेड प्रश्न। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला दोस्तों, इसमें भी आपका प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। ठीक है, ये कभी भी नहीं वाला आ जाए। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका ऑप्शन ए में क्या दिया, प्रोजेक्ट दिया है, अवलोकन करना दिया है दोस्तों, छात्रों की रैंकिंग। ठीक है, हमें कभी भी रैंकिंग नहीं करना, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड में आता है। ठीक है, मतलब इसमें हमें निगेटिव पूछा गया है, तो ये निगेटिव वाला का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका निगेटिव ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की रैंकिंग। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है लेखन अक्षमता। बी में दिया दोस्तों आपका गणितीय अक्षमता जिसको डिसकैलकुलिया बोला जाता है। उसका देखिए सी में क्या दिया है, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता। या फिर उसके बाद डी में दिया दोस्तों आपका पठन अक्षमता जिसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, अगर आप चाहो तो वीडियो को बीच में रोक करके भी इसका आंसर दे सकते हो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है। ठीक है, संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है। अब देखिए बच्चा अगर संख्याओं में परिकलन नहीं कर पाता मतलब वो जो है इस प्रकार की समस्या से ग्रसित है तो उसमें कहीं ना कहीं गणितीय विकार होने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गणितीय अक्षमता। ठीक है, जिसको बोला जाता है दोस्तों आपका डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अब देखिए कौन कौन सा है दोस्तों, आपका योग, भाग, परिणाम, क्षेत्रफल ज्ञात करना। या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी है परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी हैं। अब देखिए हमने बचपन से पढ़ा है कि बेटा अगर तुम स्कूल जाओगे तभी तुम जोड़ घटा गुणा भाग सीखोगे। ठीक है, तो अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी होती है दोस्तों। पहला होता है आपका जोड़, घटा, गुणा और भाग, ये इसी क्रम में हमेशा होता है। ठीक है, देखिए जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो देखिए ये वाला आपका किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, जोड़, घटा, गुणा और भाग। देखिए आपका ये योग, भाग, परिणाम, क्षेत्रफल याद करना ये तो आपका होगा नहीं। परिकलन, ठीक है याद रखिएगा, परिकलन मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका घटाव। ठीक है, परिकलन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका घटाना। ठीक है, इसी को बोला जाता है परिकलन। तो ये यहाँ पर देखिए परिकलन पहले आ रहा है तो ये वाला भी ऑप्शन आपका होगा नहीं। उसके बाद देखिए आपका योग के बाद एक गुणा आ रहा है, भिन्नों को दशमलव में बदलना मतलब ये भिन्न वाला आ गया तो ये भी आपका होगा नहीं। उसके बाद देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, योग, योग मतलब जोड़, व्यवकलन मतलब क्या होता है दोस्तों, घटाना, ये हो गया आपका गुणा। उसके बाद आपका चौथा क्या हो गया दोस्तों, भाग, मतलब ये जोड़, घटा, गुणा और भाग अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, इसी प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे मैथ्स पेडागोजी में। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप भी लगा लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस कथन में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। ठीक है, संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया है कि प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं, मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ, या फिर इस घर में 3 कमरे हैं। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी से बनना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है कि इनमें से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव, ठीक है याद रखिएगा, क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो देखिए इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है कि मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूं, मतलब ये आपका कोई इमारत है, मान लीजिए ये हो गया दोस्तों उसकी पहली मंजिल, ये हो गया दोस्तों उसकी 2री मंजिल, फिर ये हो गया उसकी 3री मंजिल, और ये यहाँ पास वो रहता है। ठीक है, ऐसा ये बोल रहा है ऑप्शन में, मतलब ये आपका दोस्तों एक क्रम के अनुसार में है। ठीक है, ये आपका एक क्रम में है, यह आपका एक निश्चित क्रम में है। अगर आपको 3री मंजिल पर जाना होगा तो आपको पहले पहली मंजिल में चढ़ना होगा, उसके बाद 2री मंजिल में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपका 3री मंजिल में जाना पड़ेगा, मतलब ये आपका एक क्रमानुसार है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी, मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है कि बच्चों में भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। देखिए आपका क्या दिया है, संख्या चार्ट, क्विजिनेयर छड़े,
या फिर गिन तारा या फिर जियो बोर्ड। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बच्चों को भिन्न सिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं दोस्तों क्विजिनेयर छड़ की। ठीक है, क्विजिनेयर छड़ की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए क्या दिया है कि ज्यामिति निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है क्या कहलाता है। देखिए आपका ऑप्शन है आयत चित्र, दंड आलेख, पाई चार्ट या फिर चित्रलेख। तो फिर कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका ज्यामिति निरूपण किसमें किया जाता है, तो ये ज्यामिति निरूपण दोस्तों आपका किसमें ये किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों आपका पाई चार्ट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्यामिति निरूपण जो है पाई चार्ट में किया जाता है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। देखिए हमारा इसी सीरीज में अगला प्रश्न क्या दिया है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना या फिर अभिभावकों को प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक देना। तो फिर बताइए इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी का कमेंट आना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ठीक है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, उस पर काम करना और काम करने के बाद फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 कि जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व तो मिलता है वो विधि आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या फिर संश्लेषण विधि। तो कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व तो मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्थायित्व का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित। ठीक है, स्थायित्व मतलब वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है। स्थायित्व उसी से मिलता है जिसे बच्चे को डीप ज्ञान दिया जाता है, या फिर स्थायित्व उसी को मिलता है जहां पर एक स्थायी ज्ञान हो। और स्थायी ज्ञान का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, ये होता है आपका आगमन विधि। मतलब आगमन विधि आपका ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। तो फिर चलिए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। बिल्कुल आसान से प्रश्न है, सभी प्रश्न आप सभी से बनने चाहिए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है कि खेल विधि के जन्मदाता। ठीक है, खेल विधि के जन्मदाता कौन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, खेल विधि के जन्मदाता। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, फ्रॉबेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी या फिर सिगमंड फ्रॉयड। तो फिर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो खेल विधि के जन्मदाता कौन होते हैं दोस्तों, यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉबेल। ठीक है, फ्रॉबेल का कहना है कि बच्चे जो है खेल के माध्यम से काफ़ी जल्दी से सीखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉबेल। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है कि बच्चों से अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्या क्रम होना चाहिए। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात, उच्च क्रम से निम्न क्रम, अमूर्त से मूर्त या फिर सरल से जटिल। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि बच्चों से अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्या क्रम होना चाहिए। ठीक है, अवधारणाओं से बच्चों को जो है परिचित करवाना है, उसका क्रम कौन सा होना चाहिए। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो देखिए हम किसी भी अज्ञात चीज़ को बच्चों को बता करके हम ज्ञात की ओर हम जाने के लिए कहेंगे तो ये चीज़ जो है दोस्तों बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये आपका कोई क्रम नहीं होगा। यही पता अगर ज्ञात से अज्ञात दे दिया होता तो वह आपका आंसर हो जाता। ठीक है, यहाँ पर ये आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर ये वाला ऑप्शन आपका होगा नहीं। ठीक उसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है कि उच्च क्रम से निम्न क्रम की ओर, तो ये वाला आपका ऑप्शन भी होगा नहीं कि आप उच्च क्रम से निम्न क्रम की ओर आइए। ठीक है, हम हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका अमूर्त से मूर्त की ओर, तो ये आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं होगा, मतलब ये आपका अमूर्त से मूर्त की ओर भी नहीं होगा। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया दोस्तों कि सरल से जटिल की ओर।
तो ये आपका सरल से जटिल की ओर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा आपका सरल से जटिल की ओर। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है कि कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए आपका ऑप्शन है छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, सभी छात्रों को, देखिए कभी भी कठिन अभ्यास करवाना हो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप हमारा जो पॉजिटिव टैग वर्ड है, निगेटिव टैग वर्ड है, उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी सारा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका कठिन अभ्यास, ये आपका पहले इसको देख करके काट दीजिएगा। उसका देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है कि सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना। सी में दिए दोस्तों आपका छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, या फिर छात्रों द्वारा हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। सबसे पहले दोस्तों पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता है तब तो ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप फिर इसी का यूज कीजिएगा दोस्तों, आप पॉजिटिव टैग वर्ड का या फिर नेगेटिव टैग वर्ड का। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है कि छात्रों द्वारा हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना, ठीक है। यहाँ पर ये अगर हम बच्चों में कमी निकालेंगे तो ये भी आपका किस में आ जाएगा दोस्तों, निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए इसमें और क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी में छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। अगर हमें बच्चे को गणित या फिर कोई से भी विषय सिखाना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा आत्मविश्वास की भावना का विकास करेंगे, ठीक है। हम उसको एक प्रकार से विश्वास दिलाएंगे कि तुम इस चीज को सीख सकते हो, तुम इसको बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है कि सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना, ठीक है। तो हम कभी भी सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा नहीं दे दें, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो फिर चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्या दिया है, गणित सभ्यता का दर्पण है, इस कथन में गणित की प्रकृति का कौन सा मूल्य झलकता है। देखिए आपका क्या दिया ऑप्शन, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी से बनना चाहिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बिल्कुल अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए। पहले क्या दिया है दोस्तों, गणित सभ्यता का दर्पण है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, एक शब्द आपका सभ्यता, और सभ्यता आपका किससे रिलेटेड होता है दोस्तों, ये होता है आपका संस्कृति से, ठीक है। सभ्यता किससे रिलेटेड होता है, संस्कृति से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब गणित सभ्यता का दर्पण है, इस कथन में गणित की प्रकृति का कौन से मूल्य झलकता है। तो कौन से मूल्य झलकेगा दोस्तों, अगर हम बोलते हैं कि गणित सभ्यता का दर्पण है तो इस क्वेश्चन में कौन सा मूल्य झलक रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सांस्कृतिक मूल्य, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहे दोस्तों आपका मैथ्स पेडागोजी सेक्शन का टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी से आज के सारे क्वेश्चन बने होंगे। आपका टोटल कितना नंबर आया ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो अंतिम दिनों में आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए फिर भी अगर आपसे गणित नहीं बन रहा हो, मान लीजिए अगर आपसे विज्ञान नहीं बन रहा हो, विज्ञान के न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं, तब के कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, जैसे कि पेडागोजी सेक्शन, ठीक है, सभी चीज़ का पेडागोजी सेक्शन, चाहे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, ठीक है, कोई सा भी हो, इन्वायरमेंट साइंस जो भी हो, ठीक है, आप इसके पेडागोजी सेक्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि सभी विषय का पेडागोजी सेक्शन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। एक बार अगर आप हिंदी को भी पढ़ रहे हो, तो अगर आपसे हिंदी का व्याकरण बने या फिर ना बने, लेकिन हिंदी के पेडागोजी सेक्शन में आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे गणित का न्यूमेरिकल नहीं भी बन रहा हो तो आप उसके पेडागोजी सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए, सभी का सीजीटेट का एग्ज़ाम निकलेगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने अच्छे से मेहनत किया है तो ऑफकोर्स ही आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, ये चीज़ निश्चित है। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों हमने मैथ्स का न्यूमेरिकल और साइंस का हमने
महामैराथन क्लास कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के मैथ्स का न्यूमेरिकल पार्ट का, मैथ्स के पेडागोजी पार्ट का और अब साइंस का बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।